गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम बीएससी थर्ड ईयर में हार्मोनिया जो अपना लेसन है उसके अंदर हम अब तक हमने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम तक स्टडी कर चुके हैं। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है हार्मोनिया के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसके बारे में और नर्वस सिस्टम के बारे में हम स्टडी करेंगे। देखो, हार्मोनिया में एक्सक्रीटरी सिस्टम के रूप के अंदर इसमें न्यूरल ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? न्यूरल ग्लैंड। दोनों साइफन होते हैं, ये साइफन है और ये साइफन है। इनके बीच में जो नर्व गैंग्लिया होता है, क्या होता है? नर्व गैंग्लिया के ऊपर की तरफ एक वृत्ताकार ग्लैंड होती है जिसे न्यूरल ग्लैंड बोलते हैं। यही उत्सर्जन का कार्य करती है, यह होती है न्यूरल ग्लैंड। ठीक है। इसके नीचे की तरफ जो होता है वो होता है नर्व गैंग्लियन। क्या होता है? नर्व गैंग्लियन, जिसमें एक तरफ 3 तंत्रिकाएं निकलती हैं, एक तरफ 2 तंत्रिकाएं बाहर की तरफ निकलती हैं। ये है, इन्हें बोलते हैं पोस्टीरियर ब्रैंकियल। ये ब्रैंकियल इसकी तरफ आप 2 ही निकालो तो इसे बोलते हैं एट्रियल अपर्चर। इसे एट्रियल न्यूरॉन भी बोलते हैं, नर्व। यह होता है ब्रैंकियल नर्व। ये एक न्यूरल डक्ट होती है जो अपने ट्रेबिकुले होती है। कहाँ पर होती है? ट्रेबिकुले होती है। ठीक है। इसमें देखो अनेक शाखित परिधीय नलिकाएं निकलती हैं, जो कुछ मध्य नलिकाएं यानी ट्रेबिकुले से निकलती है नलिकाएं एक लंबवत लॉन्गिट्यूडिनल डक्ट में खुलती हैं। ठीक है। जो इसकी लंबाई के सहारे पाई जाती है वो सिलिएटेड होती है। क्या होती है? सिलिएटेड। यहाँ पर ट्रेबिकुले पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ट्रेबिकुले पाया जाता है। ये न्यूरल ग्लैंड होती है। ठीक है। यही उत्सर्जन का कार्य करती है। ये है अपने इसके अंदर पाए जाने वाली, क्या नाम है इसका? एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसे इस तरीका को बोलते हैं डक्ट ऑफ न्यूरल ग्लैंड। इसे क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ न्यूरल ग्लैंड। और ये होता है, उसे बोलते हैं डोर्सल ट्यूबरक्ले। ठीक है। इसके अंदर आकर ये क्या बोलती है? डक्ट ऑफ न्यूरल ग्लैंड। ठीक। ये तो हो गया इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। दूसरा आता है इसका नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। इस न्यूरल ग्लैंड के नीचे दोनों साइफनों के बीच में, जैसे ये साइफन है, ये साइफन है, ये इसे हम जो मानते हैं ये है पोस्टीरियर पार्ट और ये कौन सा है? एंटीरियर पार्ट। ये कौन सा है? एंटीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट की तरफ कितने निकलती है? ये नर्व गैंग्लिया है, ये नर्व गैंग्लिया मानिए। इसकी तरफ कितनी निकलती है? 3 तंत्रिकाएं, 2 बड़ी और 1 छोटी। और एंटीरियर साइड में कितनी निकलती है? ऐसे। ठीक है। इसे इन्हें बोलते हैं पोस्टीरियर
नर्व, इन्हें बोलते हैं एंटीरियर नर्व। ये जो होता है इसे बोलते हैं ब्रेकियल अपर्चर। ये कौन सा है? एट्रियल अपर्चर, एट्रियल अपर्चर। ये एट्रियल साइफन में खुलता है और ये ब्रेकियल साइफन में खुलता है। तो ये किसकी है? ये किसकी स्थिति है? ये अपने नर्वस सिस्टम की स्थिति है। ऊपर की तरफ यहाँ पर मैंने आपको बताया था ऐसे वृत्ताकार एक नली, क्या नाम है, पालित संरचना होती है जिसमें क्या बोलते हैं? न्यूरल ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? न्यूरल ग्लैंड। इस न्यूरल ग्लैंड की अधर सतह पर दोनों साइफनों के मध्य में एक नर्व गैंग्लिया पाया जाता है, जिसमें एक तरफ 2 तंत्रिकाएं निकलती हैं और एक तरफ 3 तंत्रिकाएं निकलती हैं। 3 तंत्रिकाएं निकलती हैं, उन्हें हम पोस्टीरियर नर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर नर्व फाइबर। और इन्हें बोलते हैं हम एंटीरियर नर्व फाइबर। ठीक है, इस प्रकार से इसमें ये इसका तंत्रिका तंत्र होता है। हर्मानिया बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड नहीं पाई जाती। इसकी एडल्ट स्टेज के अंदर नर्व गैंग्लिया और 5 तंत्रिकाएं पाई जाती है। एक तरफ 3 पाई जाती है, एक तरफ 2 पाई जाती है, क्योंकि हर्मानिया की जो लार्वल स्टेज होती है उसमें जबकि डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसी कोई संरचना प्रेजेंट नहीं होती। ये होता है, इसे बोलते हैं नर्व गैंग्लिया, नर्व गैंग्लियन, तंत्रिका गुच्छक। इसे क्या बोलते हैं हम? तंत्रिका गुच्छक। ये एट्रियल अपर्चर है और ये ब्रेकियल अपर्चर है। एट्रियल छिद्र और ब्रेकियल छिद्र। ठीक है, अब इसके बाद में जो आते हैं सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन वे होते हैं जो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। अगर हम हर्मानिया की बात करें तो हर्मानिया में विशिष्ट सेंस ऑर्गन का अभाव होता है, लेकिन फिर भी अनेक प्रकार की ऐसी संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं जिनके द्वारा सेंस यानी कोशिकाएं सेंस का कार्य करती है। जैसे टेंगो रिसेप्टर, स्पर्शग्राही, इन्हें क्या बोलते हैं? स्पर्शग्राही। ये स्पर्श के प्रति, टच के प्रति संवेदनशील होती है और ये किस पे प्रेजेंट होती है? टेस्ट पर जो साइफन होते हैं, साइफनों की जो सीमा होती है, जो साइफन है उनकी जो सीमा होती है उनके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। तो पहला सेंस ऑर्गन कौन है? टेंगो रिसेप्टर। इसे स्पर्शग्राही बोलते हैं, स्पर्शग्राही सेंस ऑर्गन। दूसरा जो हम सेंस ऑर्गन की हम बात करते हैं तो सेकंड जो सेंस ऑर्गन होता है फोटो रिसेप्टर होता है। क्या होता है? फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर, इसे प्रकाश ग्राही अंग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश ग्राही अंग। ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, जिसमें अनेक वर्णक एंड पिगमेंट सेल्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? अनेक पिगमेंट सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है ना? ये भी टेस्ट के जो साइफन होते हैं, टेस्ट पर साइफन के किनारों पर उपस्थित होती है। जो ये साइफन होता है, इस साइफन के किनारों के ऊपर ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर आता है उसे बोलते हैं धाराग्राही, रेहेटेरो रिसेप्टर बोलते हैं इसको, रेहेरो रिसेप्टर। तीसरा है धाराग्राही, जो पानी की धारा होती है उसके प्रति सेंसेशन का कार्य करता है। एक होता है थर्मो रिसेप्टर, थर्मो
रिसेप्टर, इसे बोलते हैं तापग्राही। ताप के प्रति सेंसेशन ग्रहण करने का जो कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं हम? थर्मो रिसेप्टर, ठीक है ना। और ये भी साइफनों पर रेखित, यानी साइफनों को रेखित करने वाली कोशिकाओं के मध्य में उपस्थित होती है, ये भी साइफनों के ऊपर उपस्थित होती है। फिर है पांचवा कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर यानी रसायन ग्राही, यानी हड़मान्य के जो साइफन होते हैं, देखो साइफन क्या स्ट्रक्चर होती है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। साइफन स्ट्रक्चर होती है, दो साइफन होते हैं, एक होता है एट्रियल ब्रेकियल साइफन, एक होता है एट्रियल साइफन। क्या होता है? एट्रियल साइफन, ठीक है ना, ऐसे। और ये होता है ब्रेकियल साइफन, जो किसके द्वारा खुलता है बाहर? ब्रेकियल छिद्र के द्वारा। और ये किसके द्वारा खुलता है? एट्रियल छिद्र के द्वारा बाहर की तरफ खुलता है। नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? फुट, ठीक है। तो देखो अंदर जो पानी प्रवेश कर रहा है उसका केमिकल टेस्ट उसके रसायनों के प्रति संवेदनशील होते हैं, ठीक है। और ये टेंटिकल्स और डोर्सल ट्यूबरकुलाई होते हैं, उनके ऊपर ये संरचनाएं प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर आता है टेंटिकल्स, स्पर्शक, ब्रेंकियल टेंटिकल्स, ठीक है। जो ब्रेंकियल टेंटिकल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? टेंटिकल्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होती है? टेंटिकल्स, स्पर्शक। ये भी रिसेप्टर का काम करते हैं, ये भी सेंस ऑर्गन का कार्य करते हैं। डोर्सल ट्यूबरकुलाई भी जो होती है, सात की स्ट्रक्चर होती है, डोर्सल ट्यूबरकुलाई, इसे बोलते हैं पृष्ठगोलिका। क्या बोलते हैं इसको? पृष्ठगोलिका। ये भी एक सेंस ऑर्गन का कार्य करते हैं, हमें इनके नाम याद रखने हैं। मैंने आपको 7 बताई है, यानी 1 2 3 4 5 6, ये जो 7 बताई है इनमें से ये कीमो रिसेप्टर है, दोनों के दोनों। ये किसका पार्ट है? पांचवे का पार्ट है ए और बी। किसका पार्ट है? पांचवे का पार्ट है ए और बी, ठीक है ना। यानी ये दोनों की दोनों कीमो रिसेप्टर होती है, केमिकल के प्रति सेंस प्रदर्शित करती है। अब इसके बाद में जो लास्ट टॉपिक बचा है अपना, वो बचा है अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बचा है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम देखते हैं, इसका जनन तंत्र अगर हम देखें तो ये उभयलिंगी प्रकृति का होता है। कैसा होता है? उभयलिंगी, बाइसेक्सुअल, अर्थात मेल और फीमेल एनिमल अलग अलग नहीं होते, एक ही कंटेंट में, एक ही एनिमल के अंदर मेल और फीमेल गोनेड्स प्रेजेंट होते हैं। गोनेड्स की स्थिति मैंने आपको पहले भी बताई थी, जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो इंटेस्टाइन होती है, उस इंटेस्टाइन के अंदर जो यू आकार की इंटेस्टाइन होती है, उसके बीच के अंदर खंडों के रूप में इसमें गोनेड्स पाए जाते हैं, ठीक है। देखो गोनेड्स यानी इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम इसकी बात करें हर्डमानिया में, तो हर्डमानिया बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी, सॉरी उभयलिंगी। इसे क्या बोलते हैं? उभयलिंगी। ये कौन सा एनिमल है? उभयलिंगी है, यानी इसमें दोनों के दोनों, इसे हम हेमाप्रोडाइट भी कहते हैं, यानी इसकी
अंदर हम देखें तो दोनों के दोनों गोनेट्स एक ही जीव के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जैसे हम गोनेट्स की स्ट्रक्चर बनाते हैं और गोनेट्स की स्ट्रक्चर बनाए तो देखिए इसमें ऐसी पहाड़ियां पाई जाती हैं, ऐसे बाइलोब स्ट्रक्चर होती है, द्विपालित संरचना होती है प्रत्येक गोनेट्स खंडों में प्रेजेंट होते हैं। किससे प्रेजेंट होते हैं? खंडों के रूप में। इसमें ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, देखिए ऐसे इसमें बाहर की तरफ जो लोब होती है उसे बोलते हैं टेस्टिस का काम करती है, और अंदर की तरफ जो लोब होती है वो जो काम करती है वो करती है ओवरी का काम। इसमें जो डॉट डॉट मैंने किया है वो ओवरी वाला पार्ट है, जो ऊपर की तरफ जो इस लोब की, इसके देखो इस लोब के दो पार्ट है, एक ऊपर वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। ठीक है, हम इस स्ट्रक्चर को ऐड करते हैं, आगे नहीं बनाएंगे, पूरा कंप्लीट बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे है। ऐसे इसमें स्पर्म बनते हैं, ऐसे इसमें स्पर्म बनेंगे और वो स्पर्म इस नलिका के द्वारा, इस स्पर्मोडक्ट के द्वारा निकलकर यहाँ पर बाहर की तरफ इस एट्री गुहा में आ जाते हैं। ये है ओवेरियन लॉब, इसे क्या बोलते हैं? ओवेरियन लॉब। और ये कौन सी है? टेस्टिकुलर लॉब।
टिकुलर लॉब। उभयलिंगी क्यों है? क्योंकि इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो गोनेट्स होते हैं वो एक ही के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसमें प्रेजेंट होते हैं एक के अंदर ही। ये क्या कहलाती है? ओविडक्ट। क्या कहलाती है? ओविडक्ट कहलाती है। और ये क्या कहलाती है? स्पर्मोडक्ट। क्योंकि अगर इसका आप वे देखते हैं, यहां पर कोई स्पर्म बन रहा है तो वो इस रास्ते से आकर इसके द्वारा बाहर की तरफ खुल जाएगा, और यहाँ पर oogenesis की क्रिया के द्वारा जो ओवम बनते हैं वो ओवम इसके द्वारा बाहर निकलेंगे। दोनों के अंदर समान अवस्था यानी समान समय के अंदर गैमेटोजेनेसिस की क्रिया नहीं होती। क्या नहीं होती है? गैमेटोजेनेसिस की क्रिया नहीं होती। ठीक है ना। अगर हम युग्मकों की बात करते हैं तो युग्मक अलग अलग समय में बनते हैं। तो ये एक इस प्रकार का इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है जिसके अंदर गोनेड्स लोब पालियों में बटे होते हैं। वो बाइलोब्ड होती है, द्विपालिक संरचना होती है। बाहर की तरफ जो होती है उसे ये सबसे बड़ी लोब होती है। ये सबसे बड़ी लोब होती है। वैसे मैंने इसको छोटा बनाया है, लेकिन ये क्या होती है? सबसे बड़ी लोब होती है। इसे मीडियन लॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मीडियन लॉब। देखो इसमें दो नलिका है, एक नलिका ये खुल रही है और एक नलिका ये खुल रही है। ठीक है। एक बाहर वाली लोब का जो बाहर वाली जो पाली है वो टेस्टिस की लोब कहलाती है, और उसके अंदर की तरफ होती है वो क्या कहलाती है? ओवरी की लोब कहलाती है। ठीक है ना। ये वासा डेफरेंसेस है जो शुक्राणु को वहन करती है। अब देखो, अगर हम इनकी बात करते हैं कि क्या नाम है इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, तो देखो सबसे पहले इसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जिस समय ओवम का निर्माण होता है उस समय स्पर्म मैच्योर नहीं होते, और जिस समय स्पर्म बनते हैं उस समय ओवुलेशन की क्रिया नहीं होती। अतः इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन की क्रिया विधि पाई जाती है। कौन सी क्रिया विधि पाई जाती है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन की क्रिया विधि पाई जाती है। ठीक है। अतः इसकी बात मतलब इसमें रिप्रोडक्टिव उभयलिंगी प्रकार का होता है। ठीक है। अब इसमें हम डेवलपमेंट अगर हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? डेवलपमेंट। देखो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन में ये स्त्री पूर्व होता है, प्रोटोगाइनस होता है। अर्थात इसमें अंडाणु का परिपक्वन शुक्राणु से पूर्व ही हो जाता है। क्या होता है? अंडाणु का परिपक्वन, ओवम का मैच्योरेशन पहले ही हो जाता है शुक्राणु की तुलना में। अतः इसे क्या बोलते हैं हम? स्त्री पूर्वता कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्त्री पूर्वता। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोगाइनस। क्या बोलते हैं? प्रोटोगाइनस। इस कारण से इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन की संभावना पूर्णतः समाप्त हो जाती है। इसके द्वारा ओवम त्यागे जाते हैं, इसके द्वारा स्पर्म त्यागे जाते हैं, और ये क्या होती है? चारों तरफ बाहर की तरफ क्या होती है? एट्रियल कैविटी। ये क्या होती है? एट्रियल कैविटी। इसमें पानी भरा रहता है, पानी के साथ में निकलकर एट्रियल छिद्र के द्वारा बाहर की तरफ ये निकल जाते हैं। ठीक है ना। अब इसमें फर्टिलाइजेशन हो गया, 2n जायगोट बन जाता है। उसके बाद में अगर हम अंडाणु में क्लीवेज हो, यानी 2n जायगोट में क्लीवेज की क्रिया विधि होती है। क्लीवेज होने के बाद में ब्लास्टुलेशन होता है, गैस्टुलेशन होगा, और अंत के अंदर जीव बनेगा, और अंडे के स्फोटन के द्वारा जो जीव निकलता है उसे हम बोलते हैं, जो लार्वल अवस्था होती है और वो एम्फीबिया के टेडपोल के समान होता है, जिसमें कोर्डेटा के सभी लक्षण प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम एसिडियन टेडपोल लार्वा कहते हैं।
और उस एसिडियन टैडपोल लार्वा के अंदर टोटल कोर्डेटा के लक्षण प्रेजेंट होते हैं, जैसे नोटोकॉड, फेरेंजियल गैसलेट्स और डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड तीनों के तीनों प्रेजेंट होती है। लार्वा फ्री स्विमिंग की क्रिया करता है, जिसे हम टैडपोल लार्वा कहते हैं। यह आपका कंप्लीट लेसन हो गया है। अब हम नेक्स्ट जो लेसन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इसका लार्वा, एसिडियन टैडपोल लार्वा। उसमें किस प्रकार से कायांतरण होता है, किस प्रकार से उसमें मेटामॉर्फोसिस कितने प्रकार का होगा, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। जय हिंद।